नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पीछे एलिमेंट्री फंक्शन के डोमेन, रेंज, पीरियड और ग्राफ्स देखे थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज जब निकालना होता है तो जो भी है एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, तो वो कम से कम एक पीरियड इंटरवल है तब वो रेंज है। उससे कम रहेगा तो कैसे निकालना है, ये पीछे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन। ठीक है ना। और फिर देखेंगे इक्वेशन को कभी कभी ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात। तो बहुत सारे ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं, तो ग्राफ से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। और रेंज निकालने का 3 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो 3 मेथड हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तो कवर उसको करेंगे। ठीक है ना, समझ गए बात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 11th में। तो जब भी कोई पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन होता है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पीरियोडिक होते हैं और भी पीरियोडिक फंक्शन हो सकते हैं, आगे और भी आएगा पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का जब इक्वेशन पूरे डोमेन में सॉल्व करना होता है तो दो ही बात होता है, या तो यूनिक, या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, पूरे डोमेन में अगर सॉल्व करेंगे, समझ गए बात। और किसी फिक्स इंटरवल में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तब फाइनाइट 3, 4, 5, 6 भी आ सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि हम लोग साइन एक्स इक्वल टू 1/2 को सॉल्व करते हैं पूरे डोमेन में। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो पूरे माइनस इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट में सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखते हैं हम लोग साइन π/6 और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, नहीं, n पाई प्लस -1 का पावर n π/6 और n इंटीजर होता है, नहीं। तो पूरे डोमेन में सॉल्व किए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नहीं, इसको जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है ना, नहीं मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक साथ लिख दिए। ठीक है ना, समझ गया। तो पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि एक पीरियड में सॉल्यूशन जो आ गया उतने ही इंटरवल में दूसरे पीरियड में भी आता है, नहीं, उतने ही डिस्टेंस पर। तो उसको एक साथ हम लोग इस जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है ना, इसको जनरल सॉल्यूशन करते हैं। तो पूरे डोमेन में जब सॉल्व करना हो तो ये जनरल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और यहीं पर अगर साइन एक्स इक्वल टू मान लो 3 होता तो कहते नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो पूरे डोमेन में जब सॉल्व करना हो तो दो ही बात होता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसको जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं, या नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। और अगर मान लो इसी को कहा जाता है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो 0 से 2 पाई में इसको सॉल्व करते हैं, या तो अलग से सॉल्व करते हैं, या इसी में n का वैल्यू पुट करके 0 से 2 पाई वाला सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, नहीं। तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा π/6 और 5π/6, नहीं। साइन x 1/2 है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसमें थर्ड फोर्थ भी है, तो थर्ड फोर्थ में तो निगेटिव होगा तो वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दो सॉल्यूशन है, 0 से 2 पाई में दो सॉल्यूशन, सही ना। तो पूरे डोमेन में जब सॉल्व करना होता है तो इनफाइनाइट या यूनिक नो सॉल्यूशन, और अगर किसी फिक्स इंटरवल में कहा जाए तब हम लोग ये 2, 3, 4, 5 ये सब भी आंसर आ सकता है। ठीक है ना, समझ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन होगा तो यही बात होगा। ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन जब भी मिलेगा तो इतना ही तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, या तो पूरे डोमेन में सॉल्व करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, और किसी इंटरवल में दिया रहेगा तब फाइनाइट भी आ सकता है। ठीक है ना, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी आ सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है आपका, तो कुछ उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन of equation cos x cos 2x cos 3x is equal to 1/4। पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है पूरे डोमेन में। ठीक है ना, एंड ऑल्सो फाइंड
नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से पाई। यही बताना है कि 0 से पाई में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, सही ना। तो दो पार्ट है क्वेश्चन का, एक तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है और दूसरा इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशन होंगे वो निकालना, ठीक है ना। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, नहीं तो 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो 4 cos x cos 2x cos 3x इज इक्वल टू 1, नहीं तो इसमें 2 cos 2x बाहर कर लेते हैं और बच गया 2 cos x cos 3x, इसको एक साथ कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें 2 cos a cos b फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं 2 cos a cos b, तो 2 cos 2x और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये cos 4x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1, नहीं आ गया समझ में। चलो तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना। और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 2 cos 2x cos 4x प्लस cos 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, नहीं तो ये होता है cos 4x, नहीं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, तो cos 4x कॉमन आ गया, तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं तो cos 4x 0 होगा और cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा, ठीक है ना। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, नहीं तो जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला पता है, तो cos थीटा जब 0 होता है थीटा ऑड पाई बाई 2 होता है, नहीं तो 4x इक्वल टू ऑड पाई बाई 2, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 8 हो जाएगा, n इंटीजर है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया और दूसरा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे cos 2 पाई बाई 3 माइनस 1/2 को cos 120 लिखते हैं, ठीक है ना। और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, नहीं तो ये सबको ध्यान रखना है, उसी को रिकॉल करवा देना, एक बार देख लेंगे उसको, ठीक है ना, उस सब का यूज होना है इधर। तो 2x इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, सही ना, तो x इक्वल टू m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, m इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये और ये, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया, जनरल सॉल्यूशन यही दोनों है, इसमें n इंटीजर रखेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें भी इनफाइनाइट मिलेगा, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पूरे डोमेन में सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है ना। अब है कि दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कि अब इसमें से जितने सॉल्यूशन 0 से पाई में है वो कितने हैं ये बताना है, तो इसी में n का वैल्यू पुट करके और देख लेते हैं 0 से पाई में कौन कौन आता है। तो जब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पाई बाई 8 आएगा, नहीं ठीक है ना। इंटीजर तो निगेटिव भी होता है, -1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन -1 पुट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, नहीं -1 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 8 आ जाएगा, हमको 0 से पाई में चाहिए, नहीं तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो x का वैल्यू आएगा पाई बाई 8, नहीं 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 8 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 8 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 पाई बाई 8 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 पाई बाई 8 आएगा, और अब 9 पाई बाई 8 आएगा, 4 पुट करेंगे तो वो पाई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 सॉल्यूशन इससे आ गया, नहीं मतलब इसके 4 सॉल्यूशन 0 से पाई में। अब इससे भी निकालते हैं, ठीक है ना, इसके भी सॉल्यूशन हो सकते हैं 0 से पाई में हो, तो 0 जब पुट करेंगे तो प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा, तो 0 से पाई में सिर्फ प्लस पाई बाई 3 है, तो x इक्वल टू पाई बाई 3, -1 पुट करेंगे दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें नहीं मिलेगा, तो -1 नहीं पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं,
फिर 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे देखा आएगा पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 वो तो पाई से बड़ा हो जाएगा, और दूसरा आएगा पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 वो पाई से छोटा होगा, तो 2 पाई बाई 3 नहीं, तो दो सॉल्यूशन ये हो गए। अब अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 दोनों पाई से बड़ा हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन इससे ऐसा आएगा जो 0 से पाई में, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 से पाई में कितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, तो 6 सॉल्यूशन, 4 प्लस 2 6 सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब 6x इसको सेटिस्फाई करेगा जो 0 से पाई में होगा, और पूरे डोमेन में कितने x होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो इनफाइनाइट है, नहीं समझ गए। और इनफाइनाइट x का वैल्यू ये है सब, ठीक है ना, समझ गए। तो जब भी पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो ये तीन बात नहीं होता है, एक जनरल सॉल्यूशन, नहीं मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूरे डोमेन में जब लिखते हैं, या नो सॉल्यूशन, और अगर फिक्स इंटरवल कोई इंटरवल दे दिया जाए तब 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रैक्टिस आप करोगे खुद से, पीछे कर चुके हैं हम लोग, असाइनमेंट जब मिलेगा तो उसमें भी क्वेश्चन इसके रहेंगे, तो उसको भी ट्राई करना है, ठीक है ना। समझ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल एंड सिग्मा m इक्वल टू 1 से 6 cosec थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू cosec थीटा प्लस m पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4√2, नहीं सही ना, 4√2, देन फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, समझ गया। थीटा के ऐसे कितने वैल्यू होंगे 0 से पाई बाई 2 में जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको हम लोग टी एम कह लेते हैं, ये जो ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है इसको टी एम कह लेते हैं, ठीक है ना, सही ना। और m का वैल्यू 1 से 6 है, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6 इज इक्वल टू 4√2, सही ना। समझ गए, जहां पर टी एम क्या है, कॉसेक कॉसेक है, तो उसको 1 अपॉन साइन साइन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 और साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4√2, सॉरी ये पूरा मिलकर 4√2, नहीं तो टी एम लिख लिए है, इसी में 1 पुट करेंगे तो ये वाला मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये वाला, नहीं तो हम लोग करना क्या, पहले सीरीज का सम निकालना है और फिर इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। मतलब दो पार्ट है इसमें, एक तो सीरीज का सम, नहीं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सीरीज का सम हम लोग एक मेथड होता है वीएन मेथड, नहीं उससे भी निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पहले जनरल टर्म जो टी एम है उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, नहीं तो डिफरेंस फॉर्म लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 और माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4,
न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर वैसे रहने देते हैं, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई 4 और साइन थीटा प्लस m पाई 4। तो न्यूमरेटर में तो यहाँ पर 1 था, उसके बदले ये लिख दिए हैं, तो देखते हैं कितना लिखेंगे, उतना मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, m पाई 4 और इधर भी m पाई 4 है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस पाई 4 बच जाएगा। तो ये साइन पाई 4 लिखेंगे ऐसे, नहीं इतना बड़ा सा जो है इसको सॉल्व करोगे तो साइन पाई 4 है, मतलब 1/√2 है, तो √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, नहीं क्योंकि इसका वैल्यू 1/√2 आएगा, √2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, नहीं समझ के बाद। तो ये हो गया √2 टाइम्स। अब इसको साइन ए इसको समझिए और इसको बी समझिए, नहीं तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन दिस, नहीं ये है साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो जब साइन ए कॉस बी में ये डिवाइड करेंगे, दोनों में डिवाइड होगा ही, तो साइन ए कॉस बी वाले में इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट बच जाएगा, कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 पाई 4, ये बच जाएगा माइनस, दूसरा टर्म होगा कॉस ए साइन बी, नहीं साइन बी और ये साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए बाय साइन ए बचेगा, तो कॉट थीटा प्लस m पाई 4, तो ये डिफरेंस के फॉर्म में आ गया, नहीं समझ के बाद। तो डिफरेंस फॉर्म में आ गया। अब 1 2 3 4 इसे पुट करते जाएंगे जैसे वीएन मेथड में करते हैं, तो जब Tm इक्वल टू, इसको समझ लो कि ये Vm माइनस 1 है, Vm माइनस 1 और ये Vm है, नहीं ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे तो इसको Vm कहेंगे, और इसी में m का वैल्यू m माइनस 1 रखेंगे तो ये वाला बन जाएगा, नहीं m का वैल्यू m माइनस 1 रख दो इसमें, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है Vm माइनस 1 माइनस Vm, नहीं तो हम लोग जब T1 लिखेंगे तो क्या होगा, m का वैल्यू 1 पुट के तो यहाँ पर पुट करेंगे तो V0 माइनस V1, T2 पुट करेंगे तो V1 माइनस V2, T3 V2 माइनस V3, और इसी तरह T6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो V5 होगा माइनस V6 होगा। तो जब सम करेंगे इसको, नहीं तो इधर सम करेंगे तो कैंसिल होगा, नहीं जैसा वीएन मेथड में होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ये बचेगा, नहीं V0 माइनस V6, ठीक है ना। तो ये जो सम है T1 से T6 का सम, नहीं इसको सम करेंगे तो ये 4√2 है, नहीं इक्वल टू V0 माइनस V6, तो V0 निकालने के लिए m का वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे तो V0 आएगा, नहीं इसमें m का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, या इसमें m का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तब भी V0 आएगा, तो दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन m का वैल्यू सोच के पुट करेंगे, तो यहाँ से निकालते हैं V0 मतलब ये कॉट थीटा आ गया, नहीं तो कॉट थीटा और V6 मीन्स कॉट थीटा प्लस 6 पाई 4 तो 3 पाई बाई 2, नहीं तो कॉट 3 पाई बाई 2 का मतलब माइनस 10 कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ कॉर्ड चला गया तो माइनस 10 थीटा, सही ना। चलो तो पुट करते हैं इसमें, तो V0 मतलब कॉट थीटा प्लस 10 थीटा हो जाएगा, और √6 भी है, ठीक है ना, √2 सॉरी, ये √2 मल्टीप्लाई भी है इसमें, ठीक है ना, तो √2 इधर मल्टीप्लाई होगा तब ये 4√2, ठीक है ना। चलो तो ये 4√2 हो गया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, नहीं
चलो तो इसको हटा लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, 2 से नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को साइन थीटा 1 2 थीटा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा 0 से π/2 में है तो 2 थीटा जो होगा वो 0 से पाई में होगा, ठीक। तो 2 थीटा का 0 से पाई में दो वैल्यू आएगा, एक π/6 एक 5π/6, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा के दो वैल्यू हो गए π/12 और 5π/12, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सही ना। इसका क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इंटरवल में सॉल्व करना है इसको, नहीं 0 से π/2 में सॉल्व करना है। तो दो सॉल्यूशन आए, नहीं पूरे डोमेन में जब पीरियोडिक फंक्शन को सॉल्व करना होता है इक्वेशन को तो दो बात होता है, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, और किसी इंटरवल में दे दिया तब फिर 4 5 6 7 ये सब। पिछले में हम लोग निकालते 6 सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन में और अब 2 सॉल्यूशंस, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Find number of solution of equation mod cot theta is equal to cot theta plus 1 by sin theta. Theta belongs to 0 से pi. समझ गए। इस इक्वेशन के 0 से पाई में कितने सॉल्यूशंस हों, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा मॉड भी आ गया, ठीक है ना। तो दो केस बनाएंगे, एक कॉट थीटा पॉजिटिव वाला, एक कॉट थीटा नेगेटिव वाला, ठीक। तो कॉट थीटा पॉजिटिव फर्स्ट केस, तो कॉट थीटा पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं ये इसमें दो क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 और π/2 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो कॉट थीटा पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, सही ना। 0 से π/2, चलो 0 भी कर देते हैं तो π/2 क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। तो कॉसेक थीटा 0 कभी नहीं होता, नहीं कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है या -1 या उससे छोटा होता है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो केस 2, जब कॉट थीटा लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा, तो इसका मतलब π/2 से पाई हो गया। इस केस में निगेटिव के साथ खुलेगा ये, तो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। तो इसको भी दो लेक्चर जाते हैं, कॉस साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 कॉट थीटा, तो मतलब 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा आ जाएगा -1/2, नहीं तो कॉस थीटा -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 2π/3, ठीक है ना।
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहा गया तो 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। आगे समझ में। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग 11th में सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर भी कुछ क्वेश्चन करके दिखा दिए, नहीं मॉड के साथ या सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, अब क्या होता है कि कभी कभी इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए आता है, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन रहेगा, मतलब एक ज्यादा फंक्शन रहेगा, जैसे इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक मिक्स होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग वाला होगा, तो ऐसे केस में हम लोग ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो यह है फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय ग्राफ। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, देखो कि मान लो हमको सॉल्व करना है fx इक्वल टू gx, सही ना। तो जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक होता तो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो अगर अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, नहीं मान लो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, ये लॉग है, तो उस केस में हम लोग दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉ y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx, ठीक है ना, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ मान लो ये fx का है और ये वाला gx का है, ठीक है ना। ठीक है, तो दोनों एक बार इंटरसेक्ट किया, नहीं मान लेते हैं ये p x1 y1 है, x1 y1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो क्या लिखेंगे हम लोग fx1 इक्वल टू y1 एंड gx1 इक्वल टू y1, ठीक है ना। तो y1 इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा fx1 इक्वल टू gx1, तो x1 सॉल्यूशन हो गया, नहीं तो इसका मतलब x1 इज सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल टू gx, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट जितने भी होंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, intersection points of y equal to fx and y equal to gx। तो दो कर्व के जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो उस इक्वेशन के उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट देखना इजी कब होता है, कभी कभी क्योंकि ये ग्राफ हम लोग स्केल पे ड्रॉ नहीं करते, मतलब एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, रफ स्केच होता है, ठीक है ना, रफ होता है, मतलब एकदम स्केल पे ड्रॉ नहीं करते। तो कभी कभी इंटरसेक्शन पॉइंट देखना इजी होता है, कभी कभी दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इजी कब होता है जब ग्राफ के नेचर डिफरेंट हो, जैसे ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ये क्लियर है कि एक बार कट करेगा, या मान लो एक ग्राफ ऐसा होता एक ग्राफ ऐसा होता तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखना इजी होता, नहीं। लेकिन अगर दोनों सेम नेचर को, जो मान लो एक इंक्रीजिंग है और दूसरा भी इंक्रीजिंग है, तो दूसरा इंक्रीजिंग है तो पता नहीं चलेगा कितनी बार कट करेगा, तो ठीक से देखना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ से निकालना होगा ग्राफ से अगर, तो उस केस में कोशिश करेंगे जो ग्राफ बनाए वो जिस फंक्शन का बना रहे हैं वो अलग अलग नेचर के, ठीक है ना।
समझ गए बात? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या एक अगर इंक्रीजिंग दोनों है तो दूसरा कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना? समझ गए? दोनों इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा तब देखने में दिक्कत होता है, ठीक है ना? तो अगर ऐसा मिले तो थोड़ा बहुत चेंज करके डिफरेंट नेचर का बना के तब ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना? समझ गए? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन बाय ग्राफ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट साइन एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10x, सही ना? तो इसमें देखो अब एक ही क्वेश्चन में दो टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक, ठीक है ना? तो हम लोग दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना? तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। और ये बात क्लियर है कि इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो पॉजिटिव एक्स में खाली मिलेगा, नहीं, क्योंकि निगेटिव एक्स में तो ये वाला डिफाइंड ही नहीं है, तो निगेटिव में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ पॉजिटिव में ही ग्राफ देखना है, पॉजिटिव एक्स में, ठीक है ना? तो एक्स इसमें पॉजिटिव है, क्लियर है, तो पॉजिटिव एक्स में ही ग्राफ बना रहे हैं। तो साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना? -1 और ये 1, सही ना? इसके बाद ऐसा है, ये पाई 0 2 पाई 3 पाई, ठीक है ना? चलो अब दूसरा ग्राफ y इक्वल टू लॉग एक्स बनाते हैं, लॉग बेस 10x, ठीक है ना? तो जब अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, जैसे साइन एक्स ग्राफ बनाया है तो स्केल कोई भी ले लो, कोई बड़ा बनाए कोई छोटा बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही है, ठीक है ना? नहीं, जैसे log x को बनाना है अकेला तो log x को हम ऐसा बना देंगे, ठीक है ना? कोई चाहे तो और नीचे से बना दे, ठीक है? तो वो सब सही है, स्केल मतलब अपने तरीके से, ठीक है ना? लेकिन जब एक ही एक्स वाई पे एक्सिस पे दो ग्राफ बनाना हो या दो से ज़्यादा ग्राफ बनाना हो तो तब स्केल का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्राफ बनाए मान लो साइन एक्स का, तो स्केल अब फिक्स हो गई, ये 0 है ये पाई है, नहीं, तो अब इसी के हिसाब से सब कुछ फिक्स हो गया। अब 3 से छोटा नंबर इधर होगा, 3 से बड़ा इधर होगा, नहीं, समझ गए? तो स्केल अब फिक्स हो गया, तो दूसरा ग्राफ अब इसी स्केल पे बनाना है, तो अब स्केल का ध्यान देना है, ठीक है ना? तो अकेला एक ग्राफ बनाना हो तो कितना ही बड़ा छोटा बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अब एक बनाने के बाद जब उसी पे दूसरा बनाना है तो स्केल अब फिक्स हो गया है, अब उसके हिसाब से बनाना है। मतलब कि जैसे ये ग्राफ बनाएंगे तो 1 पे 0 होगा, नहीं, x का वैल्यू 1 होगा तो y 0 होगा, तो ये π/2 होता है, इसके पहले होगा 1, नहीं, तो यहाँ पर ये कट करेगा, नहीं, अब कोई अगर इसको ऐसे बना देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, तो 1 यहाँ पर है तो log x ऐसे जाएगा, नहीं, अब नहीं log x ये ग्राफ बना रहे, ठीक है ना? अब क्या होगा कि 10 पे जाके 1 होगा, ये 10 पे जाके 1, ये जो 1 है ये 10 पे जाके इसको टच करेगा, 3 पाई से आगे 10 होता है, नहीं, 10 यहाँ पर है तो ये 1 होगा, नहीं, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा, तो इस पॉइंट से पास करेगा, बाकी पहले उसके नीचे रहेगा, तो ये इस तरह से कट करता हो जाएगा, ठीक है ना? आया समझ में? तो अब कोई अगर इसको ऐसे पहले कट करवा दे तो गलत हो गया हो, ठीक है ना? क्योंकि स्केल में ये 10 अब यहाँ चला गया है तो इस पे जाके 1 होगा और उसके आगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो फिर कट नहीं करेगा, ठीक है ना? तो लेकिन उसके पहले कितनी बार कट कर चुका होगा, तो 1 2 3, तो ठीक है ना? तो 3 सॉल्यूशंस हो गए इसके।
3 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिए। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जैक्ट कभी कभी निकाल सकते हैं 10 ट्रायल से, कभी कभी नहीं भी निकाल सकते, लेकिन इंटरवल निकाल सकते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन के बारे में कह सकते हैं ये सॉल्यूशन π/2 से पाई के बीच में है, नहीं। इसके बारे में कह सकते हैं कि 2 पाई से 5 π/2 के बीच में है, नहीं। और 5 π/2 से 3 पाई में ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 3 सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये ग्राफ को ध्यान से समझना है कि ये log s ग्राफ ऐसे क्यों नहीं बना दी, ठीक है ना, समझ गया क्यों? क्योंकि 1 ये 10 से पहले ही 1 दिखा दिया, नहीं तो गलत हो गया। 10 3 पाई से बड़ा होता है ना, पाई का वैल्यू मतलब 3.14, तो ये 9 पॉइंट समथिंग है, तो 10 उसके आगे होगा तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। तो ये सब बात का ध्यान देते हुए ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। सेकेंड, 7 cos x इज इक्वल टू x। 7 cos x इक्वल टू x, ठीक है ना, मतलब cos x इक्वल टू x/7। cos x इक्वल टू x/7। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, cos x इक्वल टू x/7, और ग्राफ बनाएंगे हम लोग y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू x/7, ठीक है ना। तो पहले तो cos x बनाते हैं, और इस बार देखो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव सब में देखना होगा, ठीक है ना। तो cos s ग्राफ ऐसा होता है। सही है, y इक्वल टू cos x। पॉइंट लिख देते हैं यहाँ, ये π/2 होता है, ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई, और ये 5 π/2। इसी तरह से -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई और -5 π/2, ठीक है। चलो दूसरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं ओरिजिन से पास करता है, लेकिन 7 पे जाके 1 होगा, ये नहीं 7 इसमें कहाँ है ढूंढते हैं 7। तो 2 पाई का मतलब 6 और इसके आगे 7, ठीक है ना। तो ये 7 है, 2 पाई मतलब 6.28, उसके आगे 7 होगा, 5 π/2 छोटा होगा, नहीं। और -7 पे -1 होगा, नहीं -1, -7 पे y -1 होगा, नहीं। तो -7 मतलब यहाँ पर है, -2 पाई से पीछे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ओरिजिन और ये पॉइंट से पास करेगा, नहीं। तो इस तरह से जाएगा ये। अब इसके आगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इधर कट नहीं करेगा। इसके पीछे भी -1 से छोटा हो जाएगा, तो कट नहीं करेगा। तो इसके बीच में कितनी बार कट कर दिया, 1 2 नहीं 3 4 और 5, नहीं 2 नेगेटिव साइड में, 3 पॉजिटिव साइड में, तो 5 सॉल्यूशंस आ गया, ठीक है ना। समझ गए आप? तो 5 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं, ठीक है ना। तो स्केल पे ध्यान ग्राफ बनाना है, ऐसा नहीं कि ओरिजिन से पहला वाला cos x जैसे बनाए तो स्केल फिक्स हो गया। अब ये लाइन बनाना है तो इसी स्केल बनाना है, तो अब ओरिजिन से पास करने वाला लाइन मान लो को ऐसे ड्रॉ कर दिया बिना स्केल देखे, तो इसका मतलब 1 ये पहले हो गया, जबकि 7 पे 1 होना चाहिए था।
नहीं तो गलत हो गया। तो इस तरह से स्केल का ध्यान देना है। जब भी एक ही एक्स वाई एक्सिस पे एक से ज़्यादा कर्व बनाए तो स्केल का ध्यान रखिए। एक पहला ग्राफ आप किसी स्केल पे बनाओ, कितना ही बड़ा छोटा बनाओ, अब दूसरा तीसरा जब बनाएंगे तो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो 5 सॉल्यूशन है इसके। और इसमें ग्राफ बहुत एलिमेंट्री ग्राफ होता है, तो एलिमेंट्री फंक्शन जो ग्राफ पढ़े हम लोग वही ग्राफ्स यूज होंगे। खाली ध्यान ये रखना है कभी कभी कि ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है जब ग्राफ सेम नेचर का हो जाए, नहीं क्योंकि सेम नेचर का अगर ग्राफ बनाएंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने में दिक्कत होगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इस तरह से 3 का पावर x, 4 का पावर x, 7 का पावर x इक्वल टू 9 का पावर x, ठीक है ना। तो ये सब एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग वाला है, नहीं ये ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ अगर दो बनाएंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिए फिर इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिए, तो आप कितनी बार कट करेगा ये देखने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 9 के पावर x से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख रहे हैं 3/9 का पावर x और 4/9 का पावर x और 7/9 का पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में है 3/9 का पावर x, 1/3 पावर x भी इसको लिख सकते हैं, 4/9 का पावर x और 7/9 का पावर x, ठीक है ना, ठीक है ना। तो a1 से छोटा वाला हो गया, नहीं तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा, नहीं तो इसमें ऐड हो रहा है, तो ऐड होने से नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बहुत सारे इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड हो जाए तो इंक्रीज करेगा, नहीं, और जब बहुत सारे डिक्रीजिंग फंक्शन ऐड हो जाए तो डिक्रीज ही करेगा, ठीक है ना। क्योंकि x को बढ़ाने से ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, तो पूरा घटेगा, नहीं। अगर इंक्रीजिंग होता तो ये भी बढ़ता, ये भी बढ़ता, ये भी बढ़ता, तो तीनों का सम भी बढ़ता, नहीं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का एडिशन इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का एडिशन डिक्रीजिंग होता है। तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, ऐसा 0 पे 3 होगा, ये 0 पे 3 है, नहीं अकेला हो तो 0 पे 1 होता, तो अब ये तीनों है तो 0 पे 3 होगा। और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू 1, नहीं y इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है x एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू 1, तो कितनी बार कट करेगा, तो एक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, समझ गया। तो एक सॉल्यूशन इसका होगा, और इस सॉल्यूशन के बारे में कह सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा, नहीं 0 से आगे है तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो एकदम ग्राफ एलिमेंट्री वाला होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है अगर सेम नेचर के ग्राफ बन रहे होंगे और सॉल्यूशन देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ऐसे केस में हम लोग इस तरह से थोड़ा चेंज कर लेंगे और तब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और कभी कभी यही क्वेश्चन रेंज का हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी ये क्वेश्चन रेंज का हो जाता है, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो, मान लो ये ऐसा फंक्शन आके ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में रेंज निकाल लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन ये है। साइन y/2x इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है ना। तो इसको भी ग्राफ से बना सकते हैं, ये भी ग्राफ जानते हैं, ये भी ग्राफ जानते हैं, तो बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये रेंज से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को f(x) कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं gx। तो f(x) इक्वल टू साइन π/2x, इसका रेंज निकालते हैं, तो रेंज से कितना होगा, -1 से 1, नहीं। दूसरा फंक्शन है gx,
इसका रेंज अगर निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक है तो मिनिमम वैल्यू -d/4 है, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसका रेंज निकालेंगे तो 1 2 है, 1 से इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो रेंज निकाल दिए, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा कि दोनों इक्वल कब हो सकता है, f(x) जो है 1 या उससे छोटा है और gx जो है 1 या उससे बड़ा है, ठीक है ना। 1 या उससे पीछे जा रहा है ये, और ये 1 या उससे आगे जा रहा है, तो दोनों इक्वल कब होगा, तो जब दोनों 1 हो जाएंगे, 1 पे ही इक्वल होगा, नहीं तो f(x) इक्वल टू gx तभी होगा जब f(x) भी 1 होगा एंड gx भी 1 होगा, सही ना। दोनों एक साथ 1 होगा तभी 1 होगा, तभी इक्वल होगा, नहीं तो gx पहले 1 करके सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। और यह है साइन पाई बाई 2 x इक्वल टू 1, दोनों का चूंकि इंटरसेक्शन लेना है तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है, तो इसी को रख के देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अब सॉल्यूशन नहीं होना है ना, इंटरसेक्शन लेना है तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, तो 1 इसमें रख देते हैं, तो साइन पाई बाई 2 1 सही है, नहीं ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 इसका भी सॉल्यूशन हो गया, तो इंटरसेक्शन 1 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज ओनली सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, सही ना। इसका और भी सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो नहीं आएगा, उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जिसको पहले सॉल्व करना इजी है उसको सॉल्व कर लिए, उससे सॉल्यूशन आ गया, उसी को सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे, तो इंटरसेक्शन उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 इज ओनली सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर बात है। चलो तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व किए ग्राफिकली, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो पीछे पढ़े थे, जनरल सॉल्यूशन या किसी इंटरवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो यूज किए, ठीक है ना। अब हम लोग रेंज का फोर्थ मेथड देखेंगे, ठीक है ना, समझ गए, रेंज का फोर्थ मेथड। रेंज का फोर्थ मेथड लिखते हैं इस तरह से, रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू agx प्लस b अपॉन cgx प्लस d, सही ना। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मतलब f(x) का रेंज हमको चाहिए जबकि gx का रेंज नोन है, ठीक है ना, रेंज ऑफ gx इज नोन, सही ना। या नोन का मतलब ये भी है, ऐसा नहीं कि गिवन है, नोन नोन मतलब या तो दिया हुआ है या निकाल सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। या तो इसका रेंज दिया रहेगा कि 1 से 2 है, या जो मेथड हम लोग पीछे पढ़े उसके हेल्प से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और उस केस में जब f(x) का रेंज निकालना हो तो ये फोर्थ मेथड है, ठीक है ना, समझ गए। मतलब क्या है कि हमको एक फंक्शन का रेंज निकालना है जो दूसरे फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, और उस फंक्शन में लीनियर है, ये gx का पावर 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, ठीक है ना, और इसका रेंज नोन है, नोन है का मतलब या तो रेंज इसका पता है या निकाल सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो समझते हैं क्वेश्चन से इसको कि क्या कह रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू 2 sin x प्लस 5 अपॉन 3 sin x माइनस 4। इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना।
मतलब एफ एक्स इक्वल टू 2gx है, ये आपका gx है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर gx आपका साइन एक्स है, सही ना। और इसका रेंज नोन है मतलब जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जानते हैं, कभी कभी जानते नहीं रहेंगे तो निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। और इम्पोर्टेंट क्या है कि gx में लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए रेंज का मेथड। जब हम लोग पीछे 3 मेथड देखे, हर एक मेथड का रिस्ट्रिक्शन है, नहीं, और सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड का रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एफ एक्स जो है वो gx के फॉर्म में लिखा रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और gx का रेंज नोन हो, मतलब या तो दिया रहे या निकाल सकते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर gx में लीनियर हो, gx का पावर 1 हो। ऐसा नहीं gx में क्वाड्रेटिक हो गया, ऊपर नीचे लीनियर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। जिसका रेंज हम निकाल सकते हैं उसमें लीनियर है, ठीक है ना, तब हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें करते क्या है कि इसका रेंज हम लोग जानते हैं, नहीं, साइन एक्स -1 से 1 मिलाई करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग साइन एक्स को एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3f(x) साइन एक्स -4f(x) इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 5। तो साइन एक्स जब निकालेंगे तो 4f(x) प्लस 5 अपॉन 3f(x) माइनस 2, सही ना। तो साइन एक्स का रेंज हम जानते हो, तो इसको इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 4f(x) प्लस 5 अपॉन 3f(x) माइनस 2। समझ गए। तो हम लोग को f(x) का सारा वैल्यू निकालना है, वही f(x) का रेंज होगा। तो अब इसको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है ना। तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, ये a है, और फिर ये राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ये b है। तो पहले a वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो a वाला ये है 4f(x) प्लस 5 अपॉन 3f(x) माइनस 2 और +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, +1 इधर जाएगा, 3f(x) माइनस 4 एक्चुअली, ठीक है, नहीं, चलो +1, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं 7f(x) प्लस 3, 7f(x) प्लस 3 बाय 3f(x) माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो f(x) कहाँ से कहाँ तक होगा निकाल सकते हैं, नहीं, ये भी कब से, तो -3/7 और 2/3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर है और इधर है, नहीं, और 2/3 ओपन रहेगा, ये वाला क्लोज रहेगा, नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके इधर और इसके इधर, ठीक है ना, समझ गया। तो ये आ गया, बी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। बी वाले को देखो, तो उसको इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो f(x), ठीक है ना, ये 4f(x) माइनस 3f(x), f(x) आ गया, और +7 आ जाएगा, और 3f(x) माइनस 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो -7 और 2/3, ठीक है ना। तो ये, और इससे पहले ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इधर, नहीं, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है ना। हम लोगों को क्या चाहिए,
लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ से यहाँ तक, -7 क्लोज और ये वाला ओपन, ठीक है ना। अब इसमें से इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन लेते हैं, इसमें इधर है और ये है और इसमें इसके बीच में। एक बार इसको देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है इसमें। चलो ये था, इसको मल्टीप्लाई किए, -4fx और 2 sin fx sin x + 5, हम लोग ये इधर ले आए हैं, ठीक है ना। तो 4fx + 5 ये लिख दिए और sin x वाले किधर ले दिए, 3fx - 2, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू -1 से 1 मिलाई करवा दिए, तो ये तो सही है, ठीक है ना। और इधर वाला जब देखेंगे तो ये आ गया नहीं, इसमें हमको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, और ये 2/3 से आगे है नहीं, पॉजिटिव वाला, और -3/7 से पीछे, -3/7 इधर है, ठीक है ना। तो कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, तो कॉमन जहां दोनों प्रेजेंट है वो ये वाला है नहीं, समझ गया, मतलब -7 से -3/7 नहीं। हमको क्या देखना है, इसका पॉजिटिव वाला जहाँ पर है और इसका निगेटिव वाला, मतलब ये बीच में, ठीक है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है ना। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दोनों, क्योंकि जब भी इस तरह का इनिक्वालिटी सॉल्व करना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी अलग से चाहो तो निकाल लो। ये है 2/3 से 2/3 से आगे ओपन और -3/7 से पीछे, और ये है -7 से 2/3 के बीच में, -7 से 2/3 के बीच में, ठीक है ना। -7 आपका क्लोज है और 2/3 ओपन है, तो ये यही कॉमन आ गया नहीं। तो रेंज कितना आ गया, -7 से -3/7, ठीक है ना। आ गया समझ में, ठीक है ना। चलो, तो ये रेंज आ गया, लेकिन देखो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है ना। तो इस मेथड का शॉर्टकट होता है, ठीक है ना, शॉर्टकट होता है और उसे जल्दी तुरंत निकल जाएगा इसका रेंज, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अभी क्या किए कि चूंकि gx का रेंज हम लोग जानते थे, तो gx के रेंज में पुट कर दिए इसको, ठीक है ना, ठीक है ना। gx के रेंज में sin x के रेंज में fx के फॉर्म में ये पुट कर दिए और fx का निकाल लिया वैल्यू। तो चूंकि दोनों साइड वाला इनिक्वालिटी था तो थोड़ा बड़ा होके सॉल्व हुआ, और इंटरसेक्शन लेने के बाद ये आ गया -7 से -3/7 दोनों क्लोज, ठीक है ना। मिस्टेक होने का चांस रहेगा क्योंकि बड़ा सा है, तो इसका शॉर्टकट देखो निकालते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है, तो इसको हटा रहे हैं, चलो एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ gx, वैल्यू ऑफ gx यहाँ पर sin x है तो sin x, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ fx, और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ fx, सही ना। ये 3 कॉलम बना लिए, ठीक है ना। पहला कॉलम वैल्यू ऑफ gx क्या है ये क्लियर होना चाहिए। ये मेथड फिर से, ये मेथड में gx आपको पहचानना है पहले, ठीक है ना। और gx का रेंज नोन होगा, मतलब या तो आपको सीधा सीधा पता होगा, जैसे यहाँ पर sin x का पता है, और कभी कभी gx का रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो gx का रेंज पीछे वाले मेथड से निकल जाएगा।
तो gx को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो पहला कॉलम gx का वैल्यू है, मतलब gx का मिनिमम मैक्सिमम कितना है ये पता होना चाहिए, और दूसरा मिनिमम मैक्सिमम रखने के बाद fx कितना आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, और तीसरा कॉलम है डिनोमिनेटर, fx का जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मान लो sin x का रेंज होता है -1 से 1, नहीं तो मिनिमम वैल्यू हो गया -1, नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, ठीक है ना। तो -1 जब पुट करेंगे तो fx का वैल्यू कितना आएगा, नहीं, जब इसका वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -3/7, नहीं आएगा ना। और डिनोमिनेटर कितना आएगा, तो डिनोमिनेटर -7, ठीक है ना। और 1 रखेंगे, अब sin x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 7/-1 तो -7 आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसका रेंज आप जीएस का रेंज जो जानते हैं उसका मिनिमम मैक्सिमम खाली रखना है, मिनिमम रख के fx निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है, फिर मैक्सिमम रख के fx डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है ना। और फिर डिनोमिनेटर का वैल्यू देखना है, डिनोमिनेटर जो है उसको देखना है कि ये जो दो वैल्यू है इसके बीच में 0 है कि नहीं, तो -7 और -1 के बीच में 0 नहीं है, ठीक है ना, नहीं, -7 और -1 के बीच में 0 नहीं, 0 तो इसके आगे बाहर है, तो 0 नॉट प्रेजेंट, 0 इसके बीच में नहीं है। तो 0 जब बीच में नहीं हो तो ये जो दो वैल्यू है इसके बीच में रेंज हो जाएगा, नहीं, तो रेंज हो जाएगा छोटे वाले से बड़े वाले के बीच में, नहीं, तो रेंज यही होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो जब डिनोमिनेटर का जो वैल्यू आया है उसके बीच में 0 प्रेजेंट नहीं हो तो जो fx का छोटा वैल्यू आया है और जो बड़ा वैल्यू आया है वही रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो ये 1 आ जाता तो 0 प्रेजेंट होता, तब क्या होता, छोटे वाले के पीछे रेंज होता और बड़े वाले से आगे रेंज होता, ठीक है ना। मतलब तब रेंज लिखते क्या, रेंज -∞ से -7 और यूनियन -3/7 से ∞, ठीक है ना, ऐसा रेंज देते हैं, नहीं। तो fx का जो वैल्यू है वो छोटे वाले के पीछे चले जाते हैं और बड़े वाले के आगे, और जब 0 प्रेजेंट नहीं है तो छोटे से बड़े के बीच में, ठीक है ना। जैसा अभी 0 प्रेजेंट नहीं है तो 0 प्रेजेंट नहीं है तो ये रेंज, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब आ जाओ ओपन क्लोज पे, मतलब ओपन क्लोज कैसे लिखेंगे इसमें। तो चूंकि sin x का जो वैल्यू -1 है वो क्लोज है, तो fx का वैल्यू जो है वो भी क्लोज है, और ये भी 1 भी क्लोज है तो ये भी क्लोज है, ठीक है ना, समझ गया। तो अगर ओपन होता तो ओपन लिखते, क्लियर। तो एक और क्वेश्चन करके इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू fx इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x -1, ठीक है ना, ऐसा इसका रेंज निकालना है। तो इसमें gx आपका cos स्क्वायर x है, नहीं, तो gx है cos स्क्वायर x, नहीं, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 0 से 1, नहीं। चलो अब इसका रेंज निकालना है तो शॉर्टकट वाले से निकालते हैं, नहीं, क्योंकि ये इसी तरह से हो गया, नहीं, 2gx प्लस 3/3gx -1, नहीं, इसी तरह से हो गया, ठीक है ना। तो शॉर्टकट वाले मेथड से रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ fx, सॉरी वैल्यू ऑफ gx मतलब cos स्क्वायर x, यहाँ पर वैल्यू ऑफ fx और यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, सही ना। तो cos स्क्वायर x का मिनिमम वैल्यू 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू आएगा 3/-1 तो -3, और डिनोमिनेटर आएगा -1, नहीं, और जब cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे मैक्सिमम वाला
तो 1 पुट करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, 5/2 और नीचे में 2, ठीक है। ये तीनों कॉलम पे ध्यान देना है। पहला कॉलम है जो कॉस्ट gx है उसका वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम, और दूसरा कॉलम है fx का मिनिमम मैक्सिमम, और तीसरा fx का जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू, ठीक है ना। तो इस बार -1 और 2 आ गया, तो इसका मतलब इसके बीच में 0 है, तो इस बार 0 प्रेजेंट है, और 0 प्रेजेंट है तो रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, छोटे वाले से पीछे चले जाएंगे और बड़े वाले से आगे चले जाएंगे। तो इसका मतलब रेंज ऑफ x इज -∞ से -3 यूनियन 5/2 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। समझ गया। क्लोज क्यों लिखे, क्योंकि ये क्लोज था तो ये क्लोज, ये क्लोज है तो ये क्लोज, ठीक है ना। तो छोटा, दोनों में से जो छोटा है उससे पीछे चले जाना है और बड़े वाले से आगे चले जाना है। कब, जब इसके बीच में 0 प्रेजेंट हो, और 0 जब प्रेजेंट नहीं होता तब छोटे वाले से बड़े वाले के बीच में। आगे बात समझ में। तो रेंज निकालने का ये 4th मेथड है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको यूज किए, किसी फंक्शन में हो सकता है, नहीं रेंज क्वेश्चन मेथड डिपेंड करता है, कोई और भी फंक्शन होगा नहीं जिस जो कि इस तरह से लिखा होगा, और हम लोग gx का रेंज जान रहे होंगे या निकाल सकते होंगे, तो इस मेथड को यूज कर लेंगे, ठीक है ना। समझ गया।